हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। देखिए बच्चों, आज है 23 में, तो आज की जो स्ट्रेटेजी है वो पूरा फिनॉल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कंप्लीट फिनॉल जाएगा आज के इसमें, ठीक है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसमें से। ओके, चलिए अब देखते हैं, पहले इसका प्रिपरेशन देखते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, उसमें 4 मेथड है। उसमें फर्स्ट लिखा मैंने फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ये जो फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ये ओल्ड कमर्शियल प्रिपरेशन मेथड है। क्या है? ओल्ड कमर्शियल प्रिपरेशन मेथड है, जिससे 95% फिनॉल बनाया जाता था। ओके, आजकल हम यूज़ करते हैं फ्रॉम क्यूमिन। ये कमर्शियल मेथड है आजकल। रिसेंटली जो यूज़ करेंगे फ्रॉम क्यूमिन, ये याद रखना है आपको। कभी भी कंफ्यूज करेगा, रिसेंटली याद रखना, ओल्ड याद रखना है, ठीक है। तो उसमें दोनों नेम रिएक्शन इसके अंदर है। पहला आएगा आपका डाउस प्रोसेस, या डॉस प्रोसेस बोलते हैं इसको, डॉस प्रोसेस। तो इसमें क्या करेंगे, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन लिखा हमने, उसको हमने किससे रिएक्शन किया? एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड, टेम्परेचर 613 केल्विन, प्रेशर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इसमें से क्या होगा, देखो ये जो NaO है, ठीक है ना, ये क्या करेगा, इस क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। ऐसे क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा। ओके, हाँ, और एक बात याद रखना, ये एक्वियस में कितना परसेंट कभी कभी पूछा जा सकता, तो 6 to 8% अगर उसने बाई चांस कभी पूछ लिया तो, बहुत ही डेप्थ में गया तो ऐसा पॉसिबिलिटी ज़्यादा कम रहती है। लेकिन फिर भी अपना काम है, थोड़ा सा जितना हो सकता है हमको उसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो तो उतना अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये NaO जाके यहाँ पे अटैच हो गया आपका, ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। ये क्या बन गया आपका? सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, ये सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, और इसी को हम और एक नाम देते हैं, सोडियम फिनेट भी बोल देते हैं इसको हम लोग। क्या बोल देते हैं इसको हम लोग? सोडियम फिनेट भी बोलेंगे इसको। दोनों नाम याद रखिए। अब बाकी इक्वेशन बैलेंस कर दिया। अब बचा क्या? यहाँ का क्लोरीन, यहाँ का एक सोडियम NaCl, अब यहाँ बचा एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन कंबाइन करके वाटर, ठीक है ना। मैं इतने धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे नए हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करें, उसका एसिडिफिकेशन करेंगे HCl के साथ। तब ये H क्या करेगा, इस Na को निकालेगा। तो हम लोग ऑन पे समझ रहे हैं सारे, तो ये यहाँ पे आ गया Na, तो NaCl बाहर निकल गया और आपका बन गया फिनॉल। आपको अगर एसिडिफिकेशन नहीं करना है तो फिर उसमें CO2 गैस पास करो। क्या करो, उसके अंदर CO2 गैस पास करो। एक्वियस मतलब कि सोडियम फिनॉक्साइड के एक्वियस सॉल्यूशन में आप क्या पास कर दो? CO2 गैस। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? फिनॉल। मतलब यहाँ से H इधर आ जाएगा, ऐसा कर लेते हैं, और ये Na इधर आ गया। ओके, अब यहाँ का ऑक्सीजन इधर करेगा तो CO3। अब ध्यान देना, ये H इधर आ गया तो बन गया फिनॉल। क्लियर हो गया। Na इधर आ गया, NaH बचा इधर, और ये CO3, NaHCO3 बन गया। तो हमारा बन गया ये फिनॉल। तो अभी यहाँ पर आपके इसमें 2 है, या तो आप HCl यूज़ करेंगे या तो फिर CO2 गैस में पास कर देंगे, ठीक है ना। ये हो गया आपकी फर्स्ट मेथड का फर्स्ट पार्ट। ओके, अब देखते हैं फ्रॉम क्लोरोबेंजीन की सेकेंड नेम रिएक्शन, रैस्चिग। चिंग नहीं है, चिग, रैस्चिग मेथड है। इसमें क्या, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन से ही है। क्लोरोबेंजीन को हमको स्टीम के साथ रिएक्शन करना है। स्टीम, टेम्परेचर 698 केल्विन, और कैटलिस्ट सिलिका लेना है या फिर कैल्शियम फॉस्फेट लेना है। सिलिका लेना है या फिर कैल्शियम फॉस्फेट लेना है। तो इसका जो OH ग्रुप है इस Cl को रिप्लेस करेगा। जो वाटर का जो OH ग्रुप है इस Cl को रिप्लेस करेगा। Cl यहाँ पे आ जाएगा। वाटर को मैं आगे लिखूंगा, अब स्प्लिट करके देखो, OH और H ऐसे लिखता हूँ मैं। तो OH ग्रुप क्या करेगा, इस Cl को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे आ गया OH, और यहाँ का Cl और ये H कंबाइन करके HCl बन गया फिनॉल। इजी। अब चाहो तो स्टीम जगह पे वाटर लिया तो कंडीशन चेंज आएगी। यहाँ पे कॉपर पाउडर लेना है, टेम्परेचर 673 केल्विन। बाकी प्रोसेस वही है। इसका OH ग्रुप इस Cl को रिप्लेस करेगा, बनेगा फिनॉल और HCl। देख लीजिए, आसान है, कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब आते हैं सेकेंड प्रिपरेशन मेथड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर हम देखते हैं 11 से, अगर इसको ले बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो बेंजीन को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेंगे तो बनेगा आपका क्या? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हो सकता है वहाँ से वो 11 से कनेक्ट हो जाए। बेंजीन को किससे रिएक्शन करना है मैं बताता हूँ ओरली। बेंजीन को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या हो जाएगा आपका? बेंजीन सल्फर, या बेंजीन ले लो और सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। उतना हार्ड नहीं है, आराम से आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से हो सकता है वो आइडेंटिफाई ABCD, मतलब आपका 11 से बेंजीन से स्टार्ट करे, यहाँ तक आ जाए A, यह आ जाएगा B, यह आ जाएगा C, ऐसा हो सकता है। या फिर बेंजीन स्टार्ट करे, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा D, ऐसा भी हो सकता है।
ठीक है ना, उसके लिए बता दिया आपको पॉसिबिलिटी क्या है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर, ओके यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो गया इधर, क्योंकि ये एसिड है और ये बेस इसमें, तो बन जाएगा बेंजीन सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, मतलब यहाँ का जो Na है इस H को रिप्लेस करेगा, H यहाँ पर आ जाएगा, देखो वाटर बन गया, आसान है। और ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, सॉल्ट है, तो सॉल्ट क्यों है, क्योंकि सोडियम पे प्लस चार्ज है और SO3 पर माइनस चार्ज है, ऐसा है। चार्ज बना देता हूँ, देख लीजिए। अब इसको क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, इसको क्या करें, फ्यूज़ हो रहा है, तो फ्यूज़न, फ्यूज़न मतलब हीटिंग, मेल्टिंग इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये साथ करेगा तो क्या होगा, ये NaO जो है इस पूरे ग्रुप को यहाँ से निकाल देगा, तो आपका बन गया सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। बाकी को बैलेंस कर लो, अब यहाँ पर एक सोडियम बचा, ये सोडियम Na2SO3 और वाटर, क्योंकि एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, आसान है। सोडियम फिनॉक्साइड या सोडियम फिनेट दो नाम है। अब उसको क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस बोलेंगे या फिर इसको एसिडिफिकेशन, क्योंकि ये एसिड है और ये बेस है, ऐसा बोलेंगे, तो ये एसिडिफिकेशन हो गया, तो बन गया फिनॉल। तो मतलब ये जो H है ये सोडियम को रिप्लेस करेगा, सोडियम यहाँ पे आएगा, 2H इसलिए 2 कर लिया, तो 2 सोडियम बाहर गिर गए, तो 2 सोडियम और SO4 मिलके सोडियम सल्फेट बन जाएगा, हो गया, आसान है। तो फर्स्ट न्यूट्रलाइजेशन, सेकंड फ्यूजन, और थर्ड जो होगा वो एसिडिफिकेशन, क्या बोले इसको हम लोग, एसिडिफिकेशन। हो सकता है कभी कभी बोलता है कि पहले स्टेप में क्या हो रहा है, दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, ऐसा आ सकता है। अगर इसको पहले का यहाँ तक ला रहे हैं तो सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, न्यूट्रलाइजेशन, फ्यूजन, एसिडिफिकेशन, ऐसा कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी, ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं थर्ड प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम क्यूमीन, क्या आएगा इसका, फ्रॉम क्यूमीन। देखिए क्यूमीन ये कमर्शियल नेम है क्यूमीन, इसका कॉमन नेम होता है आइसोप्रोपिल बेंजीन और इसका आईपीसी होता है 2-फिनिल प्रोपेन। तो ये स्ट्रक्चर इसका CH3 और CH और बेंजीनिंग, तो इसका ऑटो ऑक्सीडेशन, ये जो ऑक्सीजन है ये आएगा फ्रॉम एयर, एयर से आएगा, ये कहाँ से आएगा, फ्रॉम एयर, शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ऑक्सीजन जाके देखो ये जो O2 है जाके इसके बीच में ऐड होगा, कार्बन हाइड्रोजन बीच में ऐड हो गया, दिख रहा है आपको, ये देखो ये ऐड हो गया आपका O2, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम है। कंडीशन याद है कि इसमें लेते हैं कोबाल्ट नेप्थिनेट कैटलिस्ट लेते हैं और टेम्परेचर 423 केल्विन और अल्कलाइन मीडियम, और अल्कलाइन मीडियम किससे करते हैं, सोडियम कार्बोनेट से करते हैं। अगर वो पूछता है तो किससे करेंगे, तो सोडियम कार्बोनेट से करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड नाम हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये हो गया फर्स्ट स्टेप, इसका ये ऑक्सीडेशन का फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में क्या करें, उसका एसिडिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग। तो अभी क्या होगा, देखो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक, तो ये जो OH है ये जाके रिंग में जाके अटैच हो गया, बन गया फिनॉल, और बचा क्या, CH3CO ये बन गया एसीटोन। और इन दोनों के मिक्सचर को हम सेपरेट करेंगे, किससे करेंगे, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कर सकते हैं, क्योंकि अब इसका आपको याद होगा 329 बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका कितना होता है 455 करीब होता है, तो दोनों को बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कारण हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में, तो देख लीजिए, अब इसको अच्छी तरह समझिए, कुछ हार्ड नहीं है। फिर से देखो ये O2 जाके यहाँ पे अटैच हो गया, देखो O, तो ये परऑक्साइड लेंगे, इसलिए इसका नाम है हाइड्रो परऑक्साइड, नाम आ गया इसका हाइड्रो परऑक्साइड। और क्यूमिन तो पहले था, क्यूमिन में ऐड हो गया ना वो। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, OH ग्रुप जाकर रिंग में अटैच और बाकी एसीटोन बाहर हो गया, 2 प्रोडक्ट पड़ गए, खत्म, यही पूछते हैं। तो पहले स्टेप का नाम ऑक्सीडेशन, सेकंड का नाम क्या आएगा आपका, एसिडिफिकेशन, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोलिसिस बोल सकते हैं। और ये कमर्शियल, रिसेंट कमर्शियल मेथड है, और उसका और एक नाम इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑटो ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन एयर से ऐड हो रहा है इसके अंदर। ऑक्सीजन जो है ना ये ऑक्सीजन एयर से ऐड हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्लियर है, बिल्कुल कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब लेते हैं फोर्थ एंड फाइनल प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम एनिलीन, इसको बोलेंगे डाइजोटाइजेशन बोलना है, क्या बोलना है इसको हमको, डाइजोटाइजेशन। ओके, अब देखिए एनिलीन जो होता है वो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है, तो उसको हम किससे रिएक्ट कर रहे हैं, नाइट्रस एसिड के साथ। अब देखिए तो ये नाइट्रस किससे प्रोड्यूस होता है, NaNO2, इन दोनों की रिएक्शन से, बना के दिखाता हूँ, NaNO2 प्लस HCl, इनके रिएक्शन से बनेगा आपका नाइट्रस एसिड, HNO2 प्लस NaCl, देखो ऐसा ही है। इसका मतलब ये अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। अब ये HCl तो बैलेंसिंग लिया हुआ है, ठीक है, बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है यहाँ पर, डायरेक्ट भी किया तो चल जाता है। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस H को निकालेगा, क्लोरीन दूसरे H को निकालेगा, 2 H2 बाहर आ गए, तो बन गया आपका बेंजीन डाइज़ोनियम
क्लोराइड और इसको जनरली बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। अब 2H और ये 2H 4 और 2 ऑक्सीजन तो ट्वाइस H2 बैलेंस कर दिया, जरूरत नहीं बैलेंसिंग। आप चाहो तो ये नाइट्रिक एसिड लिख दो और ये एरोप लिख दो और टेम्परेचर कितना लेना है 273 टू 278, मतलब कोल्ड कंडीशन लेना है 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस, ऐसा ध्यान देना। कुछ ज़्यादा नहीं, नाइट्रोजन ने इस H को निकाला, क्लोरीन ने दूसरे H को, मैंने एरो डाल के रखा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपका बन गया आपका ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मतलब इस प्रोसेस को बोलेंगे डाइजोटाइजेशन। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को हम लोग? डाइजोटाइजेशन। अब देखिए सेकंड स्टेप, पहले स्टेप में हो गया आपका क्या? डाइजोटाइजेशन। सेकंड स्टेप में उसका क्या करेंगे? एसिड हाइड्रोलिसिस। तो वाटर का OH ग्रुप इस पूरे ग्रुप को निकाल देगा, देखो मैं डाल के रखा है सर्कल, पूरा निकाल दिया तो बन गया फिनॉल। अब यहाँ का Cl और यहाँ का बचा HCl और नाइट्रोजन का C-वॉल्ट। तो कभी भी याद रखना है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रोजन 100% इवॉल्व होगी, नाइट्रोजन गैस 100% इवॉल्व होगी, इसका ध्यान आपको रखना है, ठीक है। चलिए कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब हम देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब रिएक्शंस ऑफ फिनॉल देखते हैं। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल देखिए, तो इसमें टोटल 6 केमिकल प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट एसिडिटी ऑफ फिनॉल, सेकंड आपका आएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्ड इसमें आएगा आपका कोल्ब्स रिएक्शन या कोलबेस बोलते हैं, कई लोग कोल्ब बोलते हैं इसको, कोलबेस रिएक्शन। फिर फोर्थ रीमर टिमन रिएक्शन, उसके बाद फिर रिएक्शन है जिंक डस्ट और लास्ट है ऑक्सीडेशन। एक एक देखते हैं, बस इतने रह गया तो आपका फिनॉल कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले लिया मैंने एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, देखिए तो रिएक्शन विथ मेटल्स पहले लिया मैंने उसके अंदर। तो अब देखो ये बिल्कुल अल्कोहल के जैसे रिएक्शन, अगर आपको याद होगा तो अल्कोहल रिएक्ट्स विथ एक्टिव मेटल्स, वैसे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं फिनॉल को एक्टिव मेटल्स, M मतलब मेटल लिया, मेटल क्या ले सकते हैं? सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम, सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम ले सकते हैं। अगर आपने यहाँ सोडियम लिया तो सोडियम फिनॉक्साइड, पोटेशियम लिया तो पोटेशियम फिनॉक्साइड, एल्यूमिनियम लिया तो एल्यूमिनियम फिनॉक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस होगा, बिल्कुल अल्कोहल के जैसी रिएक्शन है, ठीक है ना, बन जाएगा। तो ये जो मेटल है ये इस H को रिप्लेस करेगा यहाँ से, ये ध्यान रखिए H को निकाल, H यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है। मेटल क्या ले रहे हैं? मेटल सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम, मतलब एक्टिव मेटल आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने उसका इंफॉर्मेशन अल्कोहल में अच्छी तरह से दिया है, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन विथ अल्कलीस, अल्कलीस मतलब होता है द बेसिस विच आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, उसको बोलते हैं। तो उसमें NaOH और KOH आता है, मैंने NaOH लिया, ये एक्वियस लिया, ठीक है ना। तो अब ये जो सोडियम है इस H को रिप्लेस करेगा, H यहाँ पर आ जाएगा, तो बन गया क्या? सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। चार्ज डाल सकते हैं इसमें, ये देख लिया ऐसा सोडियम फिनॉक्साइड। अगर आपने यहाँ पे पोटेशियम लिया, जैसे मैंने लिया पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे पोटेशियम आ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पोटेशियम फिनॉक्साइड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? पोटेशियम फिनॉक्साइड। हो गया, बहुत आसान रिएक्शन। और ये दोनों रिएक्शन क्या शो कर रही है कि फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। फिनॉल कैसा है यहाँ पर? एसिडिक इन नेचर है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो H को बाहर निकाला ना, H बाहर आ रहा है इसमें ना, इसलिए ये एसिडिक इन नेचर होगा, समझ आ रहा है अभी। और इसमें एसिडिक नेचर क्यों होगा? क्योंकि इस फिनॉल का जो OH ग्रुप होता है वो कैसा होता है? पोलार होता है। और अल्कोहल फिनॉल जो होता है वो अल्कोहल और वाटर से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। क्यों होता है? ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। अभी बताता हूँ उसका रीजन लेकर, ठीक है। इतना कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अभी देखो हमने देखा कि फर्स्ट एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स में अभी एक तो है रिएक्शन विद मेटल्स और दूसरा रिएक्शन विथ अल्कलीस। दोनों रिएक्शन क्या शो कर रहा है कि फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि उसका हाइड्रोजन आइटम वो क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। क्लियर हो गया ये। उसके बाद फिर देखिए ज़रा, तो फिनॉल्स एसिडिक नेचर क्यों शो कर रहे हैं? ड्यू टू पोलार नेचर ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप कैसा होता है? पोलार, ठीक है ना। और फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन वाटर एंड एल्कोहल्स। ये ध्यान रखिए क्यों होता है? ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। तो फिर आप चाहो तो इसको फिनॉक्साइड आयन कर सकते हैं। ये फिनॉल का मैंने H हटा दिया, ये H मैंने हटा दिया, इसका H हटा दिया, H हटा दिया, H हटा दिया, लिखा है जानबूझ के मैंने कि आपको समझाने के लिए ऐसा कर किया मैंने, ठीक है ना। ये देखो फिनॉक्साइड आयन हो गया। अब इसके पास कितने लोन पेयर है? अभी फिनॉक्साइड के पास 1 2 3 लोन पेयर, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ऐसा है। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, तभी ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया आपका पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए
अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये आपका इधर आ जाएगा, या डबल बॉन्ड आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इधर माइनस चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया आपका। फिर अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएगा, ये इधर आके माइनस चार्ज दिख रहा है आपको, देखो मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर है आपका। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएगा, ये रिटर्न, देख लीजिए रिटर्न हो गया कि इसके पास आपके 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बराबर है, कितने हो जाएंगे 6, मतलब इस पर फिर से माइनस चार्ज, ऐसा 5 स्ट्रक्चर। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के कारण क्या होता है कि फिनॉल्स आर मोर स्टेबल, ठीक है ना। एल्कोक्साइड नहीं होता रेजोनेंस के अंदर, तो इसलिए आपको अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो ऑर्डर भी बना सकते हैं कि फिनॉल्स आर मोर एसिडिक दैन वाटर, वाटर आर मोर एसिडिक दैन एल्कोहल्स। चाहो तो मैं इसको यहाँ बना के छोटा सा आपको दिखाता हूँ, जगह है क्या, हाँ चलो इसको हटा के बताता हूँ आपको, देख लीजिए फिनॉल्स, देख लीजिए कि फिनॉल्स आर मोर एसिडिक दैन वाटर, ओके, और वाटर मोर एसिडिक दैन प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर आएगा टर्शियरी अल्कोहल। तो ये आपको एसिडिक ऑर्डर में बहुत काम करेगा, आपको बहुत ही बढ़िया है ये, इतना अच्छा आपको समझ में आ जाएगा कि पूछिए मत, फिर आप बहुत बढ़िया हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। इफेक्ट्स देखते हैं, अगर फिनॉल में अगर हम क्या अटैच करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, तो उसके एसिडिक नेचर में क्या फ़र्क पड़ता है। इसको हटा देता हूँ मैं आपको, जरा ये 2 पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। जरा अभी यहाँ पर मैंने यहाँ 2 पॉइंट लिखे, देखो इफेक्ट्स ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, ध्यान देंगे जरा इधर अभी आप लोग। तो पहला लिखा मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 ग्रुप, CHO ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप एक्सेट्रा इंक्रीज एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। अगर मैंने ये लिया फिनॉल, यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा, फिनॉल लिया मैंने ये ऐसा, ओके, ये फिनॉल, ठीक है ना। अभी एसिडिक कैरेक्टर कब शो करेगा, जब ये H जल्दी से डोनेट करेगा, ठीक है ना, H जल्दी से डोनेट करना चाह रहा है, आना चाहिए, बराबर है। तो अब देखिए जरा इधर दिख रहा है कि नहीं मालूम, नीचे लिखता हूँ, शायद कट रहा होगा, शायद नीचे करता हूँ और देख लीजिए, ऐसा करता हूँ इसको, अब दिख रहा होगा, है ना, देखिए। तो अभी यहाँ से देखो, इसमें मैंने क्या कर दिया, इधर पैरा पोजीशन पे लगा दिया मैंने, मान लो मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया, NO2 ग्रुप लगा दिया मैंने पैरा पोजीशन। तो ये कैसा आता है, इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहा है यहाँ पे, विड्रॉइंग मतलब खींचता है इलेक्ट्रॉन को। जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, अपनी तरफ खींच ले रहा है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो फिर क्या होगा, ये H जल्दी, क्योंकि इसके बीच के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो ये प्रोटॉन फास्ट डोनेट होगा ना, फास्ट डोनेट होगा तो ये एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा शो करेगा, फास्ट डोनेट करेगा। तो याद रखना है, अगर फिनॉल में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, या अल्डिहाइड या कीटो, और बहुत सारे होते हैं, 2-3 जो आपके सिलेबस के लिखे हुए, और भी बहुत सारे होते हैं। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, 11th का एरोमेटिक का हाइड्रोकार्बन जाके लास्ट में एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग में देख लीजिए, आपको मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जो ग्रुप जो है ये कौन से है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप से है, ठीक है ना। रिंग से जो खींच लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को डीएक्टिवेट, जो डोनेट करते हैं वो एक्टिवेटिंग ग्रुप रहते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स आर एसिड मोर एसिडिक देन फिनॉल। अगर मैं इसको फिनॉल से कंपेयर करता हूँ इसको, अब दोनों में अगर कंपैरिजन आ जाता है, अभी क्वेश्चन आते हैं ऐसे, तो इसमें कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, तो आप बोलेंगे 4 नाइट्रोफिनॉल, मतलब पैरा नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन फिनॉल, क्योंकि ये जो ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसके लिए क्लियर बिल्कुल। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब जैसे मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ले लिया मैंने यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया है, यहाँ पे अल्किल ग्रुप लिया, जैसे कि मिथिल, इथिल या एल्कोक्सी ग्रुप, ये सब ले सकते हैं। तो ज़्यादा अल्किल ग्रुप लेते हैं, तो मिथिल लिया, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये डोनेट करेगा, डोनेट करेगा, डोनेट करेगा, डोनेट करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। तो ये जो H है ये स्लोली डोनेट होगा, स्लो डोनेट होगा, कैसे होगा, स्लो। इसलिए फिनॉल, अगर इसको मैं फिनॉल और इसमें कंपेयर करूँ तो फिनॉल मोर एसिडिक दैन क्रिसॉल, इसको क्रिसॉल बोलते हैं, यहाँ लिखा है देखो क्रिसॉल्स आर लेस एसिडिक दैन फिनॉल। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लाइक अल्किल ग्रुप्स डिक्रीजेस एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, बराबर है कि नहीं, क्लियर हुआ ना। इलेक्ट्रॉन अगर विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है मतलब क्या होता है, डोनेटिंग ग्रुप, जैसे अल्किल ग्रुप है, एल्कोक्सी ग्रुप है, बहुत सारे होते हैं। तो ये क्या करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये डिक्रीज करने वाले हैं ये, और ये क्या करेंगे आपके इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखो सामने है, बिल्कुल क्लियर सब लिख के दिया है, अच्छे नोट्स, क्योंकि मैंने टाइम बचा रहा हूँ मैं लिखकर। इस बार मैं कुछ नया एक्सपेरिमेंट जैसा ही कर रहा हूँ मैं आपके साथ, कर लीजिए इसको नोट डाउन।
ओके, अब सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें हेलोजिनेशन में है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, फिर आपका नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, 3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझने के लिए आपको इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। मीन्स इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर सबस्ट्रेट, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, जितने पॉजिटिव चार्ज देखेंगे जैसे कि H+, C+, Br+, Cl+, ठीक है, सारे पॉजिटिव चार्ज होने चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स। या फिर न्यूट्रल स्पीसीज में से कि BF3, मतलब कि ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसका सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए, या फिर उस सेंट्रल एटम का के पास क्या होना चाहिए, डी ऑर्बिटल होना चाहिए, या फिर उस सेंट्रल एटम मल्टीपल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए। ठीक है ना, शॉर्ट में बता दिया मैंने इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है। तो यहाँ पे आप एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे मतलब बेंजीन के H को रिप्लेस करें, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पर हेलोजिनेशन ऑफ, पहले ले रहा हूँ मैं रिएक्शन हेलोजिनेशन मतलब ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, और ये जो रिएक्शन है ये डिपेंड्स करेगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड इन द रिएक्शन। आप इस रिएक्शन में किस टाइप का सॉल्वेंट यूज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पहला रिएक्शन विद ब्रोमीन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे यहाँ पे लिखा कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथिलीन डाइक्लोराइड, ऐसा हरी भाषा यह सॉल्वेंट लेते हैं, तो उसमें से ये ज़्यादा फेमस है कार्बन डाइसल्फाइड। अब देखिए तो यहाँ पे ब्रोमोनियम आयन, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक, तो ब्रोमोनियम आयन जनरेट होगा। ब्रोमोनियम आयन क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा के H को रिप्लेस करेगा। ऑर्थो के H को रिप्लेस किया ब्रोमीन, पैरा के H को रिप्लेस किया ब्रोमीन, तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और ये बना पैरा ब्रोमोफिनॉल। मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, पैरा, क्योंकि 80% बनता है और ये 20% बनता है माइनर। ठीक है, और मेजर तब होगा ऑर्थो का जब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, इधर ऐसा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बताऊंगा आएगा अभी, कोल बेस रिएक्शन में देखेंगे, रिमर टीमर में देखेंगे। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन इसमें। तो ये हो गया आपका एक। अब दूसरा लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए रिएक्शन विथ पोलर सॉल्वेंट लेते हैं। आप क्या लेते हैं, पोलर सॉल्वेंट, रिएक्शन विथ पोलर सॉल्वेंट। अब जरा ध्यान देंगे जरा इधर। अब यहाँ पे आपको लेना है ब्रोमीन इन पोलर, ब्रोमीन वाटर में डिजॉल्व है, उसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, उसको ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर। इसका कलर पिंक होता है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ब्रोमीन क्या करेगा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो के H को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ बनेगा आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो देख लीजिए, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर यहाँ पर OH है, यहाँ पे यहाँ के H को रिप्लेस करके ब्रोमीन, यहाँ का H रिप्लेस करके ब्रोमीन, यहाँ का H रिप्लेस करके ब्रोमीन, और यहाँ से आपका 3HBr बाहर निकल जाएगा। ये बैलेंस कर दिया मतलब यहाँ की जो H है, ऑर्थो का H, पैरा का H, फिर ऑर्थो का H रिप्लेस होगा किससे, ब्रोमीन से। देखिए आप अगर आप क्या करते हैं, ब्रोमीन इन मतलब लिक्विड ब्रोमीन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो वहाँ पर क्या बनेगा, आपको ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर मिलेगा, उसमें मेजर प्रोडक्ट पैरा होगा। उसके बाद फिर आप जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, इधर अभी आप ध्यान देना है। अब ब्रोमीन वाटर लिया मतलब एक्वियस सॉल्यूशन है, तो उसमें फिनॉक्साइड आयन बनता है। ब्रोमीन जैसी रिएक्ट कर, ब्रोमीन एक्वियस ब्रोमीन है, तो वाटर क्या करेगा, फिनॉल से रिएक्ट करेगा और फिनॉक्साइड बनाएगा, और फिनॉक्साइड आयन स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। उसलिए याद रखना है कि फिनॉक्साइड आयन मोर एसिडिक देन फिनॉल, इसलिए यहाँ पर ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसमें, ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मतलब 3 ब्रोमीन यहाँ पे आ गया, इसको हम क्या लेंगे, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। इसका आपको मिलता है वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट PPT मिलेगा आपको इसका। इसको सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमोफिनॉल भी बोल सकते हैं आप चाहो तो, सिमेट्रिकल, क्योंकि जो ब्रोमीन है वो एक कार्बन छोड़ के एक है सिमेट्रिकल पोजीशन पे ब्रोमीन, इसलिए सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमोफिनॉल बोल सकते हैं। क्लियर हुआ पूरे कंसेप्ट इसके। पोलर सॉल्वेंट में ट्राई सब्स्ट्रेट प्रोडक्ट क्यों बनता है, क्योंकि वाटर रहता है ना इसके अंदर, एक्वियस है आपका ब्रोमीन, तो वाटर क्या करेगा, फिनॉल से बनाएगा फिनॉक्साइड, और फिनॉक्साइड मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये पॉइंट्स जरा याद रखना मेरे, और वीडियो को बार बार देखते जाइए, आपको समझ आएगा। मैं पूरे वर्ड्स बोल चुका हूँ, इतना नहीं लिख सकते, फिर भी मैं आज मैं फिर बहुत ज़्यादा लिख रहा हूँ, मेरे को बहुत टाइम लग रहा है इस वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल का जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड।
अगर आपने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया तो ऑर्थो पैरा का मिक्सचर मिलेगा, और आप कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा क्या, पिक्रिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मैं फिर से बता रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड पे डिपेंड करता है कि वो डाइल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है ना, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। तो अब मैं यहाँ पे लेता हूँ पहले रिएक्शन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले रहा हूँ। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देखिए, यहाँ पर फिनॉल को मैंने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्शन किया एट रूम टेम्परेचर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का क्या मिलेगा, आपको मिक्सचर मिलेगा। और यहाँ पर ये मेजर देखो, ऑर्थो वाला मेजर है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो ये बन रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रहा है भी आपको यहाँ पर, इंट्रामॉलिक्यूलर देखो, इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब विद इन वन मॉलिक्यूलर अगर बॉन्डिंग है, ये आपका इंट्रामॉलिक्यूलर डॉट है ना, ये ऑक्सीजन के बीच में, इसको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम बोलेंगे इसको। और ये इंटर है, देखो पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें रहता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसमें रहता है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देख लीजिए। तो इसके कारण क्या होता है, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज ए मेजर प्रोडक्ट, ये 40% करीब बनता है, और पैरा 10%, क्योंकि इसमें बाकी जो 50% है वो इम्प्योरिटी रहता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो क्या बनाता है कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ऐसा ऑक्साइड्स का मिक्सचर बनाता है, इसलिए ये मेथड उतनी यूजफुल नहीं है। और इसमें जो मिक्सचर मिला आपको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, इन दोनों को हम सेपरेट करेंगे स्टीम डिस्टिलेशन से। किससे सेपरेट करेंगे इसको, स्टीम डिस्टिलेशन से करेंगे, क्योंकि ये इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण क्या होता है, ये मोर वोलेटाइल, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है ये। ठीक है ना, इसलिए इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, स्टीम, ध्यान देना है, स्टीम डिस्टिलेशन यूज़ करने वाले हैं, स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे दोनों को सेपरेट करने के लिए। ठीक है ना, ये याद रख लीजिए, कर लीजिए नोट डाउन इसको। ओके, अब लेते हैं रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड जब लेंगे तो देखो, अब ये नाइट्रेटिक मिक्सचर है, तो पहले हम पढ़ चुके हैं नाइट्रेटिक मिक्सचर। व्हाट इज नाइट्रेटिक मिक्सचर, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों के मिक्सचर बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, याद रखना है। तो जैसे हम कॉन्सेंट्रेटेड बोले या फिर नाइट्रिक एसिड के साथ, तो क्या बनेगा यहाँ पे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, मतलब कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन के एच किससे रिप्लेस होंगे, NO2 ग्रुप से रिप्लेस होंगे। ठीक है ना, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, उसको आपको मिलेगा येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब येलो PPT मिलेगा। इसको हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं, ये कमर्शियल नेम हो जाएगा इसका क्या, पिक्रिक एसिड। ठीक है, कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। देखो, रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट रूम टेम्परेचर, यहाँ पर क्या होता है कि सल्फोनेशन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ऑर्थो फिनॉल सल्फोनिक एसिड, और एट हाई टेम्परेचर मतलब 373 केल्विन भी बनता है पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। इतना ही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। अब देखो, हमने लिया फिनॉल लिया, उसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट रूम टेम्परेचर लिया, तो ऑर्थो पोजीशन का H रिप्लेस होगा किससे, सल्फोनिक एसिड से, SO3H ग्रुप से, तो बन गया ऑर्थो फिनॉल सल्फोनिक एसिड। एक तो ये नाम होता है, दूसरा होता है 1,2, मतलब ये हो गया ऑर्थो पोजीशन, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं इसको, या फिर IPC नहीं बोलेगा तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये मेजर प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट दिखता ही नहीं है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उसको हम रिपोर्ट ही नहीं करते, लिखते ही नहीं है बोर्ड पे, सिर्फ मेजर लिखा, माइनर दिखता नहीं, और बाकी सब में लिख रहे थे मेजर माइनर। यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि यहाँ पर ये 99.99% करीब बनता है, अब 0.009 या 1% करीब समझ लीजिए वो बनता है पैरा, इसलिए यहाँ पे उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, नेग्लिजिबल है। ठीक है, अब दूसरा लेता हूँ यहाँ पे रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट यहाँ पे याद रखना है आपको 373 केल्विन, हाई टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ लिया 373 केल्विन, तो यहाँ पे ऑर्थो की जगह पे पैरा पे आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं, पूरा रिएक्शन वैसी ही है आपकी। ये हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पे आ गया पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड, पैराहाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड एज ए मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा बनता है। माइनर प्रोडक्ट जो रहेगा वो दिखता ही नहीं है स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसलिए इसको रिपोर्ट नहीं करते हैं। चलो जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं कोलबेस रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है, कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे करना है, फिनॉल को हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करना है, तो यहाँ बनेगा आपको सोडियम फिनॉक्साइड। ये इतनी रिएक्शन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में, एसिडिटी में। फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पास किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, यहाँ के देखो ये जाके CO2 यहाँ पे होगा, दिख रहा है CO2 दिख रहा है।
अब यहाँ से सोडियम आके इसके पीछे आके अटैच हो गया, देखो अटैच हो गया सोडियम, और ये H जाके है ना, H जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो बन गया आपका सोडियम सैलिसिलेट। अब इसका एसिडिफिकेशन कर दो, मतलब H क्या करेगा, इस Na को निकाल देगा, Na यहाँ पर आ जाएगा, देख लीजिए बन गया कार्बोक्सी ग्रुप, NaCl बाहर पड़ गया, तो मतलब सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं इसको, या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोलेंगे, या फिर इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। अब एक्चुअली इसका सही नाम ये होना, क्योंकि ये जो कार्बोक्सी ग्रुप ये रिंग से अटैच है और ये काउंटिंग में नहीं आ रहा है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो अब इसका एक और नाम बता रहा हूँ मैं आपको, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोऑक्सिलिक एसिड, ये इसका सही नाम है, ठीक है। लेकिन अपने स्टेट बोर्ड में यही यूज़ करते हैं। बेंजिक एसिड यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, ऑर्थो हाइड्रो मतलब 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोऑक्सिलिक एसिड, ऐसा बोल सकता है वहाँ पर, ये नाम लिया जा सकता है, ये सही नाम है उसका, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है, और ये जो रिएक्शन है ये अगर आप देखेंगे ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रोफिलिक, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है। कैसा है यहाँ पर, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या करेगा, बेंजीन के H को रिप्लेस कर रहा है, बेंजीन के H को क्या कर रिप्लेस कर रहा है, इसलिए ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये ज़रा ध्यान रख लीजिए, ये काम का पॉइंट है आपको, ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं रीमर टिमन रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या करना है इसमें, आपको फिनॉल लेना है, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करना है। किसके साथ रिएक्शन करना है आपको यहाँ पर, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से देखो CHCl2 जो है यहाँ के H को रिप्लेस करेगा, मतलब ये जो रिएक्शन है इट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पर जो रहता है CHCl2 दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डाइक्लोरोकार्बिन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डाइक्लोरोकार्बिन बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये कैसे यूज़ हो रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज़ हो रहा है। तो ये इसको रिप्लेस कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल बेंजीन के H को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। तो अभी यहाँ का बचा एक क्लोरीन और यहाँ का Na, तो NaCl निकल जाएगा। उसके बाद फिर देखिए अभी यहाँ का H, ठीक है, और यहाँ हम क्या करें, इस पूरे OH को NaOH से निकाल देते हैं, तो 2 है ना, तो एक तो यूज़ हो गया NaCl में, अब एक यहाँ पे NaO, ठीक है ना, NaO, और यहाँ का OH मतलब यहाँ का H, यहाँ का 2 और यहाँ का 2, 4, तो और कितने ऑक्सीजन, यहाँ का 1 ऑक्सीजन और यहाँ का 1 बचा हुआ, 2 ऑक्सीजन, मतलब ट्वाइस H2 बाहर निकल जाएगा। अब ये बन गया आपका इंटरमीडिएट। अब इसका फिर से हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से फिर से अल्कलाइन हाइड्रोस करेंगे, तो क्या करेंगे, जो OH है, OH इस 2 Cl को निकाल देगा, 2 Cl यहाँ पे जाएंगे, तो मतलब ट्वाइस NaCl बाहर निकल गया, ये बन गया आपका अनस्टेबल डायोल। अब इसमें स्पॉन्टेनियस वाटर मतलब OH और H ऐसा करके वाटर बाहर निकल जाएगा इसमें से, तो बन जाएगा अल्डेहाइड ग्रुप, दिख रहा है ये अल्डेहाइड ग्रुप, सॉरी। फिर इसका एसिडिफिकेशन करेंगे, मतलब ये H यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये जो H है ना, सॉरी ये जो H है इस Na को निकाल देगा, Na यहाँ पर आ जाएगा, तो NaCl आपका बाहर निकल जाएगा, इसमें से क्या निकलेगा आपका, NaCl बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा आपका सैलिसल्डिहाइड। ये ऑर्थो वाला मेजर है यहाँ प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। कोल्बे में जो बन रहा था आपका सैलिसिलिक एसिड, वहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो भी मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है ना। ऑर्थो वाले जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है वो मेजर प्रोडक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, इसका H और इसका H और इसका O के साथ, ठीक है ना। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इंटर नहीं, इंट्रा, विद इन 1 मॉलिक्यूल है तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, तो ये मेजर प्रोडक्ट। तो अभी आपको देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो का, उसके फिर सैलिसिलिक एसिड मेजर प्रोडक्ट और सैलिसल्डिहाइड मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो वाली वाला सिर्फ आपके समझ ये 3 ही ऑर्थो के मेजर प्रोडक्ट, बाकी सारे पैरा के मेजर प्रोडक्ट। याद रखने का सिंपल तरीका, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मेजर प्रोडक्ट, सैलिसिलिक एसिड मेजर प्रोडक्ट, सैलिसल्डिहाइड मेजर प्रोडक्ट, ये सारे ऑर्थो के 3 ही ऑर्थो के मेजर प्रोडक्ट है, बाकी सारे पैरा के प्रोडक्ट मेजर होंगे आपके साथ। ये याद रखने का सिंपल तरीका है, ठीक है ना। ये कर लीजिए ज़रा अच्छी तरह से, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये ज़रा ध्यान रखिए इसको, ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं रिएक्शन विद जिंक डस्ट, बहुत सिंपल रिएक्शन है ये। जिंक डस्ट अगर फिनॉल से रिएक्शन करेगा, उसके साथ हीट करेंगे मतलब, तो क्या होगा, यहाँ से आपका जो ऑक्सीजन जाके इसमें अटैच हो जाएगा, तो जिंक ऑक्साइड, और ये H जाके रिंग में अटैच हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका बेंजीन। बहुत सिंपल रिएक्शन है। फिर ऑक्सीडेशन आपको करना है सोडियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, मतलब ये H+ मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, ओरली बोल दिया। तो अब ये जाके ऑक्सीजन जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अब ऐसा कर देते हैं हम लोग,
ठीक है, यहाँ का H निकल गया और ऑक्सीजन ऐड हो गया, यहाँ का H बाहर गिर गया, तो अब बन गया आपका ये क्या, इसको बोलते हैं क्या, 2 कीटोनिक ग्रुप है, क्या बोले इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉन्जुगेटेड, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन बोल सकते हैं, कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन। इसको बोलते हैं पैराबेंजोक्विनोन या फिर पैराफिनोक्विनोन। इसका आपको मिलेगा पिंक कलर। प्योर फिनॉल हमेशा कलरलेस लेता है, लेकिन जैसे उसको ऑक्सीडाइज करेंगे या तो एयर में भी रखा तो भी स्लो ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो क्या होगा आपका, पिंक कलर में वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 2 सिंपल रिएक्शन कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। तो सबसे यही इंपॉर्टेंट, ये तो जनरल लिख दिया मैंने, 2 ही टेस्ट है। तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट, इसमें क्या करते हैं हम लोग, फिनॉल को फेरिक क्लोराइड, ये न्यूट्रल एंड एक्वियस फेरिक क्लोराइड लेना है, फ्रेशली प्रिपेयर रहता है। तो इससे क्या बनेगा आपका, फेरिक फिनॉक्साइड, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसके कारण इसका कलर कैसा आ जाएगा आपका, वायलेट कलर। लेकिन अगर आपने अल्कोहल लिया यहाँ पर, जैसे मान लो अभी आपने लिया अल्कोहल का अगर आपने FeCl3 के साथ रिएक्शन किया तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा उसके साथ, कोई कलर नहीं आएगा। तो ये डिस्टिंग्विश हो गया। और एक लिटमस पेपर टेस्ट, ये तो बहुत ईजी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिनॉल लिया, ब्लू लिटमस पेपर लिया, ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मतलब बेस की एक हो जाएगा आपका ऐसा एसिडिक नेचर हो जाएगा, ये आपका एसिडिक, बराबर है। अब देखिए अल्कोहल लिया, रेड लिया, कोई इफेक्ट नहीं, ब्लू लिटमस लिया, कोई इफेक्ट नहीं होता, नो एक्शन, मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा आपका क्या, न्यूट्रल रहता है। तो मतलब अल्कोहल जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका फिनॉल होता है कंप्लीट, इसको पढ़ लीजिए। और आज का जो वीडियो है ना, मैंने ऐसा लिख के बनाया, मतलब टाइम बचाया मैंने, और कैसा लगा मुझे बताया। ऐसा मुझे लगता है ऐसा किया हुआ अच्छा रहेगा, क्योंकि लेकिन मेरा टाइम बहुत बढ़ जाता है, आपका टाइम कम हो जाता है। और मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन करूँ तो मेरा टाइम कम हो जाता है, आपका टाइम बढ़ जाता है, ऐसा हो जाता है वो। ठीक है, चलिए इस वीडियो को देखिए और कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, कितना पसंद आया, क्या है। बहुत मैंने जितना हो सकता किया है, मैं 3 घंटे से बना रहा हूँ इस वीडियो को। ठीक है ना, और आप लोग तो इसको फटाफट कर लेंगे कवर। और अपने दोस्तों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बताइए। ऐसे आप लोग बता रहे हैं, मैं जानता हूँ आप लोगों से मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि आप लोग बता रहे हैं, इतना मैं मालूम, क्योंकि मुझे सब्सक्राइब आते हैं, मुझे उससे समझ आया था कि आप लोग बता रहे हैं, मुझे बहुत ही प्यार दे रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद सभी लोगों का। चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, घर पे रहिए।